गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस केमिस्ट्री लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार अपने पढ़ रहे थे, एटम के बारे में पढ़ रहे थे, परमाणु के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपने। सबसे पहले हमने एटम के बारे में अध्ययन किया। एटम के बारे में यह अध्ययन किया कि इसके अंदर कितने मूलभूत कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर अपने किसका अध्ययन किया, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक का अध्ययन किया। फिर हमने क्या किया, जो एटम के बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में अध्ययन किया। कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे? सबसे पहले जॉन डाल्टन आए थे, उसके बाद में कौन आए थे, जे थॉमसन आए, फिर उसके बाद रदरफोर्ड, और उसके बाद में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा, अलग अलग मॉडल के द्वारा पूरा सिद्ध किया कि परमाणु में क्या क्या पाया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कैसे इनका स्थायित्व बना रहता है। उसके बाद में क्या वैज्ञानिक सोमरफील्ड आए, सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने 1919 ईस्वी में क्या बताया, जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कक्षाएं कितनी भी हो सकते हैं, ये किसने बताया था? नील्स बोर ने। एक होगी तो के, एल, एम और आगे एन। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। इतनी चीज तो हमारे को किसने बताई? नील्स बोर ने पहले ही बता दी थी भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। 1 नंबर कक्षा के, 2 नंबर एल, 3 नंबर एम, 4 नंबर एन होगी। आगे इसी क्रम वाइज चलता रहेगा। लेकिन सोमरफील्ड ने क्या बताया था 1919 में, भी जो कोष होते हैं, जो कोष होते हैं या कक्षा होती है, उसके अंदर क्या होता है, उपकोष भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपकोष पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपकक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकक्षा। और उपकोष में क्या पाए जाते हैं? कक्षक पाए जाते हैं। और कक्षक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आपको एक एक करके चीज बताएंगे हम। अब देखिए, कोष के, एल, एम, एन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये तो होगी कक्षा। उपकोष क्या होंगे? एस, पी, डी, एफ। और कक्षक क्या हो गए? इसमें 1 कक्षक, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछ ले एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 1। और 1 में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2। पी में 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। एफ उपकोष में 7 क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। और 7 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी, ये चौथी है। एस को हम क्या कह सकते हैं? कक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कक्ष कह सकते हैं। अब कक्ष है और एक क्या होता है? कक्षक होता है। दोनों में आप अंतर देखिए क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा अंतर है। कक्ष होता है 2D, द्विविमीय जगह, वो कक्षक होता है 3D। कक्षक का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। परमाणु के अंदर ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो कैसी होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम। उससे हम क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। और एक कक्षक के अंदर कितने के अंदर? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण के अनुसार। वो भी किस अनुसार? विपरीत चक्रण। एक तो क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए, मैंने ये बात बताई है, एक कक्षक है ना, एक कक्षक तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3 होगा तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। यानी कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और कक्ष होता है 2D स्थान, द्विविमीय स्थान होता है, जैसे के, एल, एम, एन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? 2n² फॉर्मूले से क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 2n²। अब आपको मैं यही बता देता हूं, छोटी सी चीज है। अब मैंने यहाँ पर 2n² आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया? 2n² मैंने क्या बताया आपको? एक फॉर्मूला बताया। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन के निकालने का फॉर्मूला क्या? 2n² अधिकतम। n क्या है? मुख्य कक्ष है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने ये 2 × 1 का स्क्वायर के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 2 × 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 8। 2 × 3 का स्क्वायर कितना आएगा?
18 और 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना आएगा 32 आएगा। तो मैंने क्या बताया है, जो एक नंबर कक्षा होती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, एल के अंदर कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मैंने कहा था कि एक नंबर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो एक नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने आ गए 2 आ गए ना। लेकिन जो एल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, लेकिन यहाँ कितने 6। तो आपको यहाँ ये समझना है कि एल के अंदर 2 है, 2 कक्षा है ना, कितनी कक्षा है 2। तो एक तो क्या होगा एस और पी दोनों जुड़ेंगे, क्या करेंगे दोनों जुड़ेंगे, एक तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह जो 3 नंबर कक्षा तो ये तीनों के तीनों ऐड होंगे, तो कितने हो गए 5 और 3 8 9 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 नंबर आएगा तो ये चारों के चारों ऐड होंगे, एस पी डी एफ चारों चारों क्या होंगे ऐड होंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 7 और 5 12 और 3 15 16 क्या हो गए कक्षक हो गए। और 16 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसको मैं आपको डायग्राम के हिसाब से आपको तरीके से समझाता हूँ। ये सोमरफेल्ड ने बताया था कि कोष के अंदर उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक में क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अब आप ध्यान से समझना, बिल्कुल आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। के एल एम एन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहां पर ओनली एस उपकोष है, यहां पर एस और पी है, यहां पर एस पी डी है और यहां पर क्या एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ, चारों के चारों है। यहां पर 1 2 3 4 ओनली एस, एस और पी, एस पी डी, एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ हो। यहां ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहां पर 2 और 6, 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, यहां पर कितने होंगे 2 और 6 और 2 10, कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर कितने होंगे 2 6 10 और 14, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है आपको इस डायग्राम से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक नंबर कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने हैं 8, 3 में कितने हैं 18 और 4 में कितने हैं 32। 32 कैसे हैं, यहाँ पर 4 उपकोष है, 4 उपकोष से कितने कक्षक बनेंगे और कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये किसने बताया था, सोमरफेल्ड ने बताया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप ध्यान से पढ़ें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकता है, कोई भी एनीवन प्रॉब्लम है तो। अब हम चलते हैं जो उपकोष है एस पी डी एफ, जो उपकोष है उसका अध्ययन करते हैं। किसी क्या करती है, कितने इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो वो हम क्या करते हैं अब उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उपकोष के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस उपकोष के बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर आएगा एस उपकोष। एस का मतलब होता है सारक, हिंदी में कहते हैं तीक्ष्ण। इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार, स्फेरिकल। दिशाहीन होता है। देखिए ये गोलाकार है तो ऑटोमेटिक से आपको पता है किसी भी दिशा से ये अटैक कर सकता है, तो ये कहता है दिशाहीन होता है। ठीक है। अब देखिए एक नया शब्द आता है नोडीय तल। नोडीय तल एक होता है कक्षक, दोनों में अंतर समझिए। कक्षक तो मैंने आपको बताया था जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है अधिकतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं कक्षक कहते हैं। एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एस के अंदर एक ही कक्षक होता है। एस के अंदर कितने कक्षक होते हैं 1, और एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नोडीय सतह क्या होती है,
नोटिस होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नोटिस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1। नोटिस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। n का मतलब होता है मुख्य कक्षा। इसे हम देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ये नाभिक है, ये कक्षा है 1s 2s 3s। अगर आपसे पूछ ले 3s कक्षक में कितने नोटिस होंगे, तो n का मतलब कितना है, 3। तो 3 देखो -1, 3 - 1 कितना आ गया, 2। तो कितने नोटिस होंगे, 2। अब 2 कैसे हुए, ये दो कक्षाएं हैं, इनके बीच का ये खाली स्थान जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, 1 और 2s के बीच में ये स्थान जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो दो कक्षाओं के बीच की ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसे हम नोड स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड स्तर। निकालने का तरीका क्या होता है, n-1। तो s जो उपकोष है उसके अंदर जैसे 3s है, तो कितने नोड स्तर होंगे, 2 होंगे। इसके अंदर एक कक्षक पाया जाता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिशाहीन होता है, आकृति कैसे होती है, गोलाकार होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, p उपकोष के बारे में पढ़ेंगे। p उपकोष के बारे में हमें क्या पढ़ना है, अब अध्ययन करना है। p उपकोष, p का मतलब होता है प्रिंसिपल। आकृति कैसी होती है इसकी, डंबलाकार। कैसी होती है, डंबलाकार होती है। और दिशात्मक होते हैं, कैसे होते हैं, दिशात्मक। और p उपकोष में कितने कक्षक पाए जाते हैं, 3 कक्षक पाए जाते हैं। कितने, 3। कौन कौन से, ये देखिए px py और pz। 3 क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं, px py pz पाए जाते हैं। s के अंदर एक ही पाया जाता है, इसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, ये तो होता है s का, इसमें कोई नाम नहीं होता। इसमें क्या होता है, 3 होते हैं, px py pz। ये देखिए, अब मैं आपको इसको बना के बताता हूं। ये क्या होता है, अक्षों पर स्थित होता है। किस पर स्थित होता है, अक्षों पर स्थित होते हैं। जैसे px करना है, तो ये देखिए डंबल शेप है, ये देखिए ये x ये y। तो ये कौन सी x पर है, x पर। तो क्या होगा, px। ये कौन सी x है, y। और ये कौन सी y पर है, तो py। अगर अपने इसकी और बात करें z की, तो ये कौन सी x पर है, z पर। तो ये क्या होगी, z। तो p उपकोष में 3 कक्षक पाए जाते हैं। आकृति डंबलाकार होती है, दिशात्मक होता है, यानी कि दिशा होती है इसकी। कैसी दिशा, ये x, ये y, ये z। तीनों के तीनों अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं। किस पर होते हैं, अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं। अक्षों के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मैंने कहा था एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये देखिए 2। एक कक्षक में, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने कक्षक है, 1 2 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो p उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्योंकि एक में 2 तो 3 में 6। और p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब बात आती है नोडीय सतह या नोडीय तल, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी होती है, शून्य होती है। तो मैंने इस क्या करते थे, डंबल शेप। ये डंबल होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पाए जाएंगे, इस जगह, जो बीच में जो जगह बची है, जहां बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, वहां क्या नहीं पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, प्रत्येक p कक्षक में एक एक नोडीय तल होता है। कितना होता है, नोडीय तल होता है 1 2, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तीनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक एक नोडल तल पाए जाते हैं या नोडीय सतह पाई जाती है। अब आती है नया नाम आता है समभ्रंश कक्षक। क्या नाम आता है, समभ्रंश कक्षक। इंग्लिश में कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, समभ्रंश कक्षक। इसका मतलब ये होता है भी जहां जो तीनों के तीनों जो कक्षक है,
वो तीनों के तीनों समान ऊर्जा वाले हैं। किसे? समान ऊर्जा वाले हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? हम समभरज कक्षक कहते हैं। या यूं कहते हैं पी कोष के अंदर तीनों कक्षक समान ऊर्जा वाले, उन्हें हम क्या कहते हैं? समभरज कक्षक कहते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया पी कोष। अब हमें क्या पढ़ना है? डी कोष के बारे में हमें अध्ययन करना है। एक बात और इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जो तीनों जो कक्षक होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री कोण पर होते हैं। कितने पर होते हैं? 90 डिग्री कोण पर। कैसे होते हैं? देखिए, पी एक्स लंबवत, पी वाई लंबवत, पी जेड, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर होते हैं, लेकिन लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं डी के बारे में, डी कक्षक के बारे में बताएंगे हम। डी कोष, डी का मतलब होता है डिफ्यूज। आकृति कैसी होती है? द्विडंबराकार, द्विडंबराकार। द्विडंबराकार मतलब डबल डंबल आएंगे। कैसे आएंगे? डबल डंबल। कैसे? ये देखिए, इस तरीके से। ठीक है, ये कैसा होता है? दिशात्मक होता है। कैसा होता है? दिशात्मक होता है। डी कोष में कितने कक्षक पाए जाते हैं? 5 कक्षक पाए जाते हैं। ये देखिए 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। अब 5 कक्षक है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो पांचों में कितने पाए जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखिए जो 5 है, जैसे मैं पी कक्षक के अंदर 3 बताए थे, तीनों जो कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, इसलिए मुझसे क्या कहते हैं? समभरज कक्षक कहते हैं। तो उसी तरह जो ये हैं पांचों डी कक्षक होते हैं, ये कैसे होते हैं? समभरज कक्षक होते हैं। कैसे होते हैं? समभरज कक्षक होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेव तो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। इनकी आकृति कहते हैं तो जटिल होती है। अब देखिए जो 5 है, 5 से उसकी आकृति कैसी होती है? देखिए, तीन तो होते हैं जो कक्षक, वो कैसे होते हैं? अक्षों के मध्य, अक्षों के मध्य। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ये तो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और ये होते हैं अक्षों के ऊपर एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो आपको क्या ध्यान रखना है? डी कोष में 5 कक्षक पाए जाते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। उसके अंदर जो 3 होते हैं शुरू वाले, वो तीनों क्या होते हैं? अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अक्षों के मध्य स्थित होते हैं, अक्षों के मध्य। और जो 2 होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर होते हैं, वो कैसे होते हैं? अक्षों के ऊपर होते हैं। कैसे होते हैं? अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं। जैसे देखिए ये अक्ष है, लेकिन अक्षों के ऊपर नहीं है, बीच में, लेकिन यहाँ के अक्षों के ऊपर है। तो ये 5 कक्षक हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं एफ कोष के बारे में। एफ कोष कैसे होता है? जो अक्ष पर पाए जाते हैं वो तो होते हैं अक्षीय कक्षक। जो अक्ष पर नहीं पाए जाते या अक्षों के मध्य पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निरक्षीय। क्या कहते हैं? निरक्षीय कक्षक कहते हैं। अब चलते हैं
एफ उपकोष के बारे में। एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। इसकी आकृति कैसी होती है? डिसाइन होता है, लेकिन आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल होती है। ठीक है, डिसाइन अपने कह सकते हैं, अभी तक पता नहीं है। डिसाइन हो भी सकता है, डिसाइन नहीं भी हो सकता, दिशात्मक भी हो सकता है। कुछ किताबों में दिशात्मक लिखा है, कुछ किताबों में डिसाइन लिखा है। ये जटिल हो गया। इसके अंदर कितने होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 7 कक्षक। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये 7 है, 7 में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, F मींस फंडामेंटल, 7 कक्षक और 14 इलेक्ट्रॉन पड़ जाएंगे, इतना ही ध्यान रखना है। अब हम क्या पढ़ेंगे? ये आपके उपकोष का हमने पढ़ लिया है, SPDF। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अपन शुरू करते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी के लिए जिस चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है ना, जिन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसके चक्रण, उसके बाद जो स्थिति है या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी का जो पता चलता है, वो किसके द्वारा पता चलता है? हमें क्वांटम संख्या के बारे में। कितनी होती है? टोटल 4 क्वांटम संख्या होती है। कितनी होती है? 4 संख्याएं होती है। कौन कौन सी होती है? 1 नंबर L, 2 नंबर L, 3 नंबर M, 4 नंबर S। 1 नंबर नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, 2 नंबर है द्विगंशीय क्वांटम संख्या, 3 नंबर है मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, और S फोर स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। जो 3 है शुरू वाली N, L, M, इन तीनों की गणना, इनका अध्ययन एक साथ में किसके द्वारा कर सकते हैं? श्रोडिंगर समीकरण से इनकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? श्रोडिंगर समीकरण से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन S का मान नहीं निकाल सकते। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो N, L, M शुरू वाली जो तीनों क्वांटम संख्या है, उनको हम श्रोडिंगर समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन S के मान को ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? क्रम वाइज एक एक का अध्ययन करेंगे। पहले N, फिर L, फिर M, फिर किसका अध्ययन करेंगे? S का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। 1 नंबर मुख्य क्वांटम संख्या। एक नंबर है मुख्य क्वांटम संख्या। इसे N से डिनोट करते हैं। इसके जो डिस्कवर किया था, किसने किया था? नील्स बोर ने किया था। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था। दूसरा पॉइंट, ये किस चीज के बारे में हमें अध्ययन करवाती है? किसके बारे में? कोष या कक्षा के बारे में अध्ययन करवाती है। ठीक है। तीसरा, एक जो कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? 2n² फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। अगर मैं पूछे भी एक कोष के अंदर कितने कक्षक पाए जाएंगे कोष के अंदर, तो वो किसके द्वारा करते हैं? n²। किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं? n²। तो 4 चीजें आपको ध्यान रखना है। मुख्य क्वांटम संख्या को डिस्कवर किसने किया? नील्स बोर ने। यह हमें कोष या कक्षा की जानकारी देती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² फॉर्मूले से निकालते हैं, और कक्षकों की संख्या n² से निकालते हैं। n का मतलब होता है कक्षा, कक्षा की संख्या। मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम आरेख से समझा रहा हूं, आप बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। 1 नंबर कक्षा का नाम K, 2 का L, 3 का M, 4 का N।
मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² फॉर्मूले से निकालते हैं। पहली कक्षा के अंदर अपने को क्या निकालना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे निकालेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो 1 का 1 से गुना किया, फिर 2 से किया, कितने आगे 2। इसी तरह l के अंदर कितने आएंगे 8, इसी तरह m में कितने आएंगे 18, और इसी तरह इसके अंदर कितने आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आता है कक्षक। कक्षक देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 आ गया, इसका मतलब s है, 4 आ गया, 4 का मतलब क्या होता है s प्लस p, 3 का मतलब क्या होगा s p d, और 4 का मतलब क्या होगा s p d प्लस f। सेम टू सेम वही है जो मैंने आपको इससे पहले आपको सोमरफेल्ड के अंदर बताया था। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और मैंने यहाँ वही बात लिखी है, 2 ही आ रहे हैं। s और p, s का कितना होता है 1, p के कितने होते हैं 3, 3 और 1 4, 4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। s के अंदर कितना होगा 1, p के अंदर 3, d के अंदर 5, कितने हो गए 5 और 3 8 और 1 9, 9 कक्षक आ गए ना। थोड़ा सा देखिए आप, मैंने अभी आपको कक्षक पढ़ाए हैं। s के अंदर एक ही कक्षक होता है, p के अंदर 3 होते हैं, d के अंदर 5 होते हैं, कितने हो गए 9 हो गए टोटल, और 9 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 18। इसी तरह आगे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। अब हमें क्या पढ़ना है 2 नंबर पढ़ना है द्विघांसी क्वांटम संख्या। क्या पढ़नी है द्विघांसी क्वांटम संख्या पढ़नी है। द्विघांसी क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी, सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। दो नंबर है द्विघांसी क्वांटम संख्या, इसे L से डिनोट करते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था, सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये किस चीज के बारे में बताती है, उपकोष के बारे में बताती है। ठीक है, कैसे बताती है वो हमें देखना है। क्या देखना है, उपकोष के बारे में कैसे बताएगी। ठीक है, द्विघांसी क्वांटम क्या है। अब देखिए कक्षा क्या होती है, n बराबर 1 2 3 4। अगर हमें उपकोष निकालना है, क्या निकालना है उपकोष निकालना है। कौन सा उपकोष निकालना है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n-1। n का मान 1 है, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और 4 में से 1 गया 3। जो 0 का नाम होता है वो s होता है, p d f, s p d f। अगर आपको कहीं भी दिख जाए 0 तो उसका मतलब क्या होता है s उपकोष, 1 दिख जाए तो उसका मतलब क्या होगा p उपकोष, और 2 दिख जाए तो क्या होगा d, और 3 दिख जाए तो क्या होगा f होगा। यह आपको समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखने, क्या देखने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखने, और क्या देखने कक्षक देखने। तो देखिए जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना है उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। जो अधिकतम कक्षक निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2l+1 होता है। अब देखिए l का मान 0 है, l का मान कितना है 0, ये l है, l का मान कितना है 0। यहाँ पर l का मान 0 रख दिया मैंने, तो कितना आएगा 2 आएगा। 1 रखूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा। 3 रखूंगा तो कितना आएगा 0 रखा तो कितना आया 2, 1 रखा तो कितना आया 6, 2 रखूंगा तो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, और 4 रखूंगा तो कितना आएगा 3 रखना है, कितना रखना है 3, कितना आएगा 14। अब देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था उपकोष की जानकारी दी थी मैंने, एस उपकोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिए यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। पी के अंदर मैंने कहा था 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 ही भरे जा रहे हैं। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन।
अब कक्षक निकालना तो कक्षक बिल्कुल सिंपल है। एल का मान 0 रखो, कितना आएगा 1, 1 रखो तो कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 7। तो अब ध्यान से रखो, ये है कक्षक, ये है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या है उपकोष। क्या है उपकोष के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो ये होगी हमारी द्विवंशी क्वांटम संख्या L। अब आपसे केवल क्या पूछते थे, कक्षीय कोणीय संयुग पूछते थे। क्या पूछते थे, कक्षीय कोणीय संयुग, कक्षीय कोणीय संयुग। तो उसका फॉर्मूला होता है √2 2l + 1, और यहां पर आएगा h/2π। क्या आएगा h/2π। ये होता है कक्षीय कोणीय संयुग निकालने का फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब देखिए हम 3 नंबर क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी थी द्विवंशी क्वांटम संख्या। कौन सी थी, द्विवंशी क्वांटम संख्या। अब हमें क्या पढ़ना है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में अध्ययन करना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या बिल्कुल इजी है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। चुंबकीय मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जीमान ने। जीमान नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, जिसकी खोज की थी जीमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये क्या बताता है, किसकी जानकारी देता है, ये इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की जानकारी देता है। अब कैसे जानकारी देता है, देखिए इसका मान कितना होता है 2l + 1। कितना होता है 2l + 1 होता है। कितना होता है 2l + 1। ये आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय क्वांटम का जो मान निकालते हैं किससे निकालते हैं, 2l + 1 से इसका मान निकालते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक आरेख बना के समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखिए N L उपकोष, N कितना 1 2 3 4। K L M N। L कैसे निकालते हैं, n-1। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3। 0 का उपकोष कितना होगा S, 1 का क्या होगा P, 2 का क्या होगा D, और 4 का क्या होगा F होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। कितने कक्षक पाए जाएंगे, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, मान निकालने बताए थे। मान कैसे निकालते हैं, 2l + 1। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान किससे निकालते हैं, 2l + 1। l का मान 0 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3, 2 रखेंगे तो 5, और 3 रखेंगे तो 7। ये क्या करते हैं, कक्षक का अभिविन्यास बताते हैं। क्या बताता है, कक्षक का अभिविन्यास कैसे बताता है। इसके अंदर 1 है तो 1 का क्या होगा 0, 3 है क्या होगा -1 0 + 1, ये अभिविन्यास है। इसमें क्या होगा -2 -1 0 + 1 और +2। तो यहाँ पर क्या होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यानी कि इसका मान कहां से होता है, -l से लेकर 0 और +l तक। आपको ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए, एक तो मान का पता होना चाहिए कि किससे निकालते हैं 2l + 1, कितने मान होंगे 1 3 5 7। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है, इसकी वैल्यू -l से लेकर +l तक होता है। जिसको l का मान निकालना आ गया वो सारा कुछ निकाल सकते हैं। अब देखिए s का कुछ होता नहीं, s का तो एक ही कक्षक होता है। अब p के 3 होते हैं, देखिए pz px py।
पी जेड तो क्या होती है, अंतरनाभिकीय एक्स होती है। क्या होती है, पी जेड तो क्या होती है, अंतरनाभिकीय एक्स होती है, उसका जीरो ही माना जाएगा हमेशा। और इनका क्या होगा, पी एक्स पी वाई क्या होगा, चाहे तो -1 कर लो चाहे +1, दोनों का इंटरचेंज होता रहता है। इसी तरह डी के अंदर होगा डी एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ आएगा डी जेड स्क्वायर, और यहाँ आएगा डी जेड एक्स। यहाँ आएगा डी एक्स वाई और डी वाई जेड। इन दोनों का इंटरकनेक्शन आपस में होता है, इनका आपस में होता है। ये डी जेड स्क्वायर क्या होती है, अक्स होती है, इसका जीरो माना जाता है। और ये आपका आगे जटिल है, इसका तो अभी तक अध्ययन नहीं किया गया। आपको सिर्फ इतना वैल्यू का ध्यान रखना, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। वैल्यू का ध्यान रखना है, पी जेड होते हैं वो अंतराल एक्स होती है, और 2l+1 मान होता है, और ये इसका मान कहां से होता है, माइनस से लेकर पॉजिटिव तक, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक इसका नाम मान होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, लास्ट पढ़ना है चुंबकीय क्वांटम संख्या। हमें क्या पढ़ना, चक्रण क्वांटम संख्या पढ़नी है। लास्ट चुंबकीय हमने पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, चक्रण क्वांटम संख्या पढ़नी है। चक्रण का मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। घड़ी के अंदर चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे एस से डिनोट करते हैं। एस का मतलब स्पिन होता है। दो तरीके से चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, दो तरीके से चक्कर लगा सकता है, क्लॉकवाइज और एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो एस का मान कितना होगा, +12, और जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो -12। अगर आपको पूछ ले स्वेंग पूछ ले, क्या पूछे, चक्कर कोणीय स्वेंग पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे, √2s+1। इससे क्या निकालते हैं, अपने कोणीय स्वेंग निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा चक्रण क्वांटम संख्या कंप्लीट हो गया। अब क्वांटम संख्या को लिखते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी, और कुछ ध्यान नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल चीजें बताइए आपको। चक्रण क्वांटम संख्या दो मान होती है, +12 -12। +12 कब आएगा, जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा तो -12 आएगा, और कोणीय स्वेंग निकालें तो √2s+1 आ जाएगा। अब हम इसे लिखने का तरीका देखें, हम तरीका कैसे लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या एस है, ओनली फॉर एस है, s+1। अब हमें क्या देखना है, तरीका समझना है, क्वांटम संख्या को लिखते कैसे हैं। सिंबल n, l ऊपर s नीचे है, बिल्कुल सिंपल से। n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब द्विघाषी क्वांटम संख्या, m का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी कि m, s का मतलब स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या। इसे आप अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल आता है 4s1, कैसा है 4s1, p लिख लेते हैं, p ज्यादा समझ में आएगा, p z लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। n का मतलब क्या होता है, n हमेशा कक्षा को बताती है, कक्षा कौन सी है, चौथी, तो n का मान कितना है 4। l होता है उपकोष, उपकोष कौन सा है p, तो p की वैल्यू कितनी होती है 1, तो l का मान कितना है 1। जो m होता है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक बताता है, उसका मान था तो pz है। तो मैंने आपको बताया था, याद करिए आप, pz होती है अंतरनाभिकीय एक्स, जिसका मान कितना होता है 0, तो m का मान कितना है 0। और अब देखिए ये होता है s है ना, तो s का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है या +12 या -12, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर s की दोनों वैल्यू हो सकते हैं +12 या -12, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, तो +12 या -12। तो देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या से आपसे सवाल आएगा तो इसी तरीके से आएगा। आप एक एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा n का मान कितना है, l का मान कितना है, m का कितना होगा, s का कितना होगा। ये होता है इसका सिंबल होता है क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।